हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ से रिलेटेड है कि क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको किस तरीके से उनका इस्टेब्लिशमेंट होता है, को अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से वर्क करती हैं, उन सभी बातों के बारे में यहाँ पे हम रीड करेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि नेशनल पार्टी का जब स्टेटस दिया जाता है किसी भी पार्टी को, तो उसके बेनिफिट क्या हैं। स्टेट पार्टी को, किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए एज ए स्टेट पार्टी क्या क्या कंडीशंस हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जब हमने पॉलिटी सीरीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को स्टार्ट किया था, तो उस समय में हमने एक चैप्टर रीड किया था इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या है, 324। जो 324 आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन का, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया। किसके लिए क्रिएट किया गया? फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, कि इस कंट्री के अंदर में जो इलेक्शन सिस्टम है उसको फ्री एंड फेयर वे में कंडक्ट किया जा सके। उसके बाद में हमने देखा कि वो जो इलेक्शन कमीशन है, उस इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, इलेक्शन प्रोसीजर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर कंट्री में डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं, उन सब बातों को यहाँ पे हमने वहाँ पे रीड किया था कि इलेक्शन कमीशन का क्या क्या प्रोसीजर है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से, इसके अलावा एडवाइजरी उनकी क्या, उनके वर्क होते हैं, एडवाइजरी क्या पावर हैं। इसके अलावा हमने क्वासी जुडिशियल पावर्स भी देखी थी इलेक्शन कमीशन की। तो स्टूडेंट्स, उसी के तहत हम देखते हैं यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन के प्रोसीजर में, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिकॉग्निशन किस टाइप से किया जाता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं, उन सब के बारे में, उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सब के बारे में इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी एक एसोसिएशन के रूप में काम करती हैं, एक वॉलंटरी एसोसिएशन के रूप में ये काम करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये वर्क करती हैं। इनका जो बेसिक एम होता है कि पॉलिटिकल पावर को इनके गेन करना है अपने पॉलिटिकल व्यूज़ के थ्रू। इन पॉलिटिकल व्यूज़ एंड अगर हम बोलें कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही ऐसी बात है कि उसके थ्रू जो लोग हैं वो इनसे कनेक्ट होते हैं, या अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए लोगों से बात करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से मीटिंग करते हैं। अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर ये उनको विस्तार करना होता है तो उसके थ्रू ये लोगों से यहाँ पे थ्रू डिफरेंट काइंड जो टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो शेयर करते हैं पॉलिटिकल व्यूज़ को, सेम पॉलिटिकल व्यूज़ को, हु ट्राई टू गेन द पॉलिटिकल पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन एंड हु डिजायर टू वर्क फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो मेन एम होता है कि पॉलिटिकल पावर को गेन करना है और कंट्री में जो प्रोग्रेस है उसमें कंट्रीब्यूट करना है, कंट्री को आगे लेके जाना है। अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का, डेमोक्रेसीज में अगर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है। हर कंट्री के अंदर अलग अलग तरह का होता है। जैसे हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें, क्या आपने देखा है कि जैसे अगर हम बात करें कि हमारे लोकसभा के अंदर ही बात करें, जो जनरल इलेक्शन होता है हमारा, उसके अंदर ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर में। अगर हम बात करें तो 8 तो हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टी जिनको थ्रू आउट द कंट्री रिकॉग्निशन है नेशनल पार्टी का। तो 8 पार्टी तो ऐसी हैं जो हमारे नेशनल पार्टी के रूप में उनको रिकॉग्नाइज किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो स्टूडेंट्स, ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में देखें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात हमको ये लगती है कि ये जो बेसिकली जो 4 टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में, एक तो होती हैं रिएक्शनरी पार्टीज़।
जिनका ओल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में अपना वर्क होता है। कंजर्वेटिव पार्टीज़ होती हैं, वो स्टेटस क्यू के ऊपर अपना जो बिलीव करती हैं। लिबरल पार्टी होती हैं जो प्रेजेंट रिफॉर्म सिस्टम के ऊपर वर्क करना चाहती हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम में कोई रिफॉर्म लाना चाहिए। या कुछ होती हैं रेडिकल पार्टी, जिनका जो बेसिक एम होता है कि पावर को कैप्चर करना है थ्रू द रेडिकल मीन्स के थ्रू न्यू ऑर्डर बाय ओवरथ्रोइंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरीके की डिफरेंट काइंड की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टी होती हैं? कुछ रिएक्शनरी होती हैं, कुछ कंजर्वेटिव होती हैं, कुछ लिबरल होती हैं, कुछ रेडिकल होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे 3 टाइप का सिस्टम निकल के आता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इम्पोर्टेंट यहाँ पे निकल के आता है वन पार्टी सिस्टम। कुछ ऐसे कंट्री जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का रूल है। आप देखिए कि वहाँ पे पावर में कोई भी रहे, बट वहाँ पे जो पार्टी है वो पार्टी सिंगल एक पार्टी है। ऐसा मैक्सिमम जो कम्युनिस्ट स्टेट्स होते हैं वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पे ओनली वन पार्टी का ही रूल रहेगा। अगर पावर के अंदर कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसके बाद में अगर 20 साल बाद में या 40 साल बाद में कोई दूसरा पर्सन वहाँ पावर में आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी वहाँ पे पावर में आ रही है। पार्टी वहाँ पे सेम है। तो सिंगल पार्टी सिस्टम वाली पार्टी जैसी बहुत सारी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे कोई भी अपोजिशन में वहाँ नहीं होता है, जैसे जिसमें यूएसएसआर है, ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इसके बाद में आती हैं कुछ 2 पार्टी सिस्टम, जिसमें आपको देखने को मिलेगा यूएसए एंड ब्रिटेन। ब्रिटेन में आपको लेबर पार्टी है, यूएसए के अंदर आपको डेमोक्रेट एंड द रिपब्लिक जो होते हैं वो मिलेंगे आपको। लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन के अंदर में। तो इस तरीके की 2 पार्टी सिस्टम के भी कंट्रीज़ हैं जो वहाँ पे मेजरली 2 पार्टी होती हैं। उसके अलावा कुछ माइनर पार्टी एग्जिस्ट भी करती हैं। इसके बाद में आते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम वाली कंट्रीज। ऐसे कंट्री जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज उनकी जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर में फॉर्म होती हैं। वहाँ पे अगर कंट्री में गवर्नमेंट चलानी है तो कोलिशन गवर्नमेंट भी वहाँ पे वर्क करती है, जिसके अंदर फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, अगर हम बात करें इजराइल है। ऐसी बहुत सारी पार्टीज़ हैं जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो इसीलिए इंडिया को बोला जाता है यहाँ के रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है कि यहाँ पे मल्टीपल पार्टीज़ हैं। बहुत सारी पार्टीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। अलग अलग लोगों की जो वॉइस है वो रेज करती हैं, अलग अलग पार्टीज़ यहाँ पे वॉइस रेज करती हैं। इसलिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी डाइवर्सिटी को देखते हुए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जिस तरीके से हमारे कंट्री के अंदर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी है, उसको देखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी स्टेट की बात करते हो, कोई भी स्टेट आप देख लीजिए, जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें वेस्टर्न रीजन की, तो वेस्टर्न रीजन के लिए डोमिनेट करने वाली एक अलग पार्टी है जिसका जो वोट बैंक है, जिसका प्रॉपर हर सीट के ऊपर वोट बैंक है, अच्छे से कंसोलिडेशन वोट बैंक है। तो वो एक वेस्टर्न पार्टी है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अलग है। सेंट्रल उत्तर प्रदेश में जो पहले जो सरकार में हुआ करती थी वो पार्टी का डोमिनेशन अच्छा था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं इनसाइड द कम्युनिटीज़, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी वॉइस के लिए रेज करती हैं कुछ पार्टीज़। जैसे कुछ बैकवर्ड्स के लिए होती हैं, कुछ जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं उनकी वॉइस ज़्यादा रेज करती हैं, तो उनके जो वोट बैंक है वो प्रॉपर होता है उन लोगों का। तो स्टूडेंट्स, ये हमको देखने को मिलता है कि हमारी जो कंट्री में जो डाइवर्सिटी है, जो वोट बैंक की जो डाइवर्सिटी है, जो प्रॉपर कम्युनिटीज़ के अंदर है, हमको कास्ट सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे कम्युनिटीज़ के अंदर हमको जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसी को देखते हुए यहाँ पे मल्टीपल पार्टी सिस्टम आपको हर स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं, कभी कभी कुछ पार्टी कास्ट लाइन के ऊपर क्रिएट की जाती हैं, कुछ पार्टीज़ कम्युनिटी लाइन के ऊपर क्रिएट की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से कुछ पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं हमारे इंडिया के अंदर भी, हर स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमने देखा। अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप होता है। पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती हैं, तो बहुत तरीके की हैं, अपने आइडियोलॉजी के ऊपर बेस हैं, कंजर्वेटिव हैं, रिएक्शनरी हैं,
रेडिकल हैं या लिबरल हैं, तो इस टाइप की हमने देखा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने देखा कि इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है उसके बारे में हमने देखा। हमने ये भी देखा कि जो 3 टाइप का पार्टी सिस्टम जो कंट्रीज़ में वर्क करता है, सिंगल पार्टी सिस्टम जहाँ पे कोई भी पावर में रहे, जो पावर में रहेगा वो पार्टी रहेगी। अगर हम बात करें 2 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम के अंदर बात करें जिसमें यूएसए एंड ब्रिटेन इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। मल्टीपल पार्टी सिस्टम भी हैं जहां पे बहुत सारी पार्टीज़ वर्क करती हैं। अगर हम इंडिया में बात करें कि इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी पार्टीज़ हैं यहाँ की हमारी सोसाइटी के डाइवर्सिटी को देखते हुए, जो कोई बेसिकली इस कम्युनिटी के ऊपर बेस है, कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर बेस है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको पता लगेगा कि वो सिर्फ अर्बन में उसका बेस ज़्यादा है। वो चेंज होता रहता है समय के अनुसार। अगर हम देखें कोई पार्टी पावर में आएगी, प्रेजेंट समय में हमारे भारतीय जनता पार्टी है वो पावर के अंदर है। आज से 20 या 30 साल पहले कांग्रेस या कोalition की गवर्नमेंट्स हुआ करती थी। उससे भी पहले अगर हम बात करें कि जो हमारी पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी जो पावर के अंदर में, वो आई थी जनता गवर्नमेंट। तो उससे पहले कम्प्लीटली कांग्रेस का जो डोमिनेशन था। तो ये हमारे शो करता है कि हमारे यहाँ पे मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। ये शो करता है कि कंट्री की डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारी पार्टीज यहाँ पे क्रिएट होती रहती हैं। बहुत सारी पार्टीज अपना जो वर्क है वो करती रहती हैं। बहुत सारे लोगों की जो वॉइस को रेज करने के लिए आपने देखा होगा कि जो स्टेट्स के अंदर में रीजनल पार्टीज़ का जो डोमिनेशन भी आया था एक समय में, तो वो हो सकता है कि फ्यूचर में फिर से आए। रीजनल पार्टीज़ के बारे में हमको देखने को मिलता है कि उनका रीजन के अंदर में कास्ट के ऊपर में उनका जो होल्ड होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब शो करता है कि इंडिया की डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग, इंडिया की डाइवर्सिटी को देखते हुए इस तरीके के जो पार्टीज़ का जो डोमिनेशन है वो स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट भी है डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे एक इम्पोर्टेंट लीडर थे राम मनोहर लोहिया, आफ्टर द इंडिपेंडेंस उन्होंने काफ़ी अच्छे वर्क किए थे और वो बेसिकली कभी भी रूलिंग पार्टी से नहीं हुआ करते थे, अपोजिशन में हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टीज से डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स का किसी भी डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। अगर हम बात करें कि जनरल इलेक्शन 2019 के समय में हमारे पे यहाँ पे 8 है स्टूडेंट। प्रेजेंट समय में जो नेशनल पार्टी हैं वो 8 हो चुकी हैं। 8 हमारे यहाँ पे नेशनल पार्टी हैं, 52 स्टेट पार्टी हैं, कुछ रजिस्टर्ड हैं, अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं। रजिस्टर्ड हैं बट अनरिकॉग्नाइज, डेट मीन्स द कि यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन सिस्टम को नहीं कंटेस्ट किया है, उनको बोला जाता है रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज। जो रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या है, सेक्शन 29A, सेक्शन 29A है जो इलेक्शन कमीशन, इसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 29A है, जिसके थ्रू में इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टीज हैं, कुछ लेफ्ट हैं, कुछ लिबरल हैं, कुछ सेंट्रलिस्ट हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं, कुछ नॉन कम्युनल पार्टीज हैं। तो ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा बात करें कि वन पार्टी का डोमिनेशन है। अभी तक अगर हम बात करें कुछ समय तक कांग्रेस का जो कम्प्लीटली डोमिनेशन था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर में, उसको देखते हुए उस टाइम में जो पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स थे उनके द्वारा ये वर्ड कहा गया था कि कम्प्लीटली वन पार्टी का डोमिनेशन है इंडिया के अंदर में। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये बात क्लियर नहीं है, ये पहले ये बात बोली गई थी कि आज़ादी के 60-70 साल तक कंटिन्यू एक ही पार्टी का डोमिनेशन रहा है। अगर उनका प्राइम मिनिस्टर में नहीं है तो कोलिशन के अंदर और लिटिल बिट टाइम के लिए कोई दूसरी पार्टीज आई हैं। इसके अलावा अगर इंडिया में बात करें कि जो क्लियर आइडियोलॉजी भी एक काफ़ी ज़्यादा इशू है। कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं, अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी, CPI एंड CPM, इन पार्टीज़ को छोड़ के मैक्सिमम जो पार्टीज़ हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सेम है। आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि किसी भी पार्टी का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको संगठन के लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किसी भी पार्टी को अगर इम्प्रूव करना है, किसी भी पार्टी को अगर रेज करना है, तो उसका जो आइडियोलॉजिकल बेस है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि आइडियोलॉजी हो सकता है कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आइडियोलॉजीज चेंज हो जाएँ। जैसे हम बात करें
कि जब 1989 में एक जो मंडल कमीशन था उसकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया, तो उस समय में इंडिया में एक पॉलिटिकल जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी, मंडल वर्सेज कमंडल। मंडल वर्सेज कमंडल एक पॉलिटिकल जो टर्मिनोलॉजी है वो कॉइन की गई थी, वो स्टार्ट की गई थी। तो वो शो करता है कि वहाँ पे आइडियोलॉजिकल बेस होने की वजह से ही कुछ पार्टीज़ हैं जिन्होंने अपना जो डोमिनेशन है, जिन्होंने अपना जो आइडियोलॉजिकल जो बेस है उसको एक्सपेंड किया लोगों के अंदर में। तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ का अगर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी का डोमिनेशन आया, लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सिंगल पर्सन है उसका भी यहाँ डोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल लीडर है, उसी के जो बेस है जो पॉलिटिकल पार्टी रिवॉल्व करेगी, तो वो सब हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज किस तरीके से किया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन जो हमारा है आर्टिकल 324 में जो इस्टेब्लिश किया गया है हमारा इलेक्शन कमीशन, वो रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट देम रिकॉग्निशन एज नेशनल एंड स्टेट पार्टी ऑन देयर पोल परफॉर्मेंस, कि इलेक्शन के अंदर में पॉलिटिकल पार्टी का पोल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको स्टेटस यहाँ पे ग्रांट किया जाता है। स्टूडेंट्स इसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा कि जो रिकॉग्नाइज पार्टी हैं उनको ही किया जाता है। दूसरी जो पार्टी होती हैं जो होती हैं रजिस्टर हैं बट अनरिकॉग्नाइज हैं, जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिन पार्टी को जो यहाँ रिकॉग्नाइज किया गया है उनको स्टार कैंपेनर के रूप में लोग मिलते हैं, और स्टार कैंपेनर जब किसी भी पार्टी को अलाउ किए जाते हैं तो इन स्टार कैंपेनर्स का जो 40 स्टार कैंपेनर मिलते हैं, इन 40 स्टार कैंपेनर्स का जो ट्रैवल का जो एक्सपेंस होता है, जो खर्चा होता है, उसको कभी भी कैंडिडेट का जो एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेशनल पार्टी हो तो आपको 40 स्टार कैंपेनर के रूप में लोग मिलेंगे। उन 40 स्टार कैंपेनर्स को आप अपने जो कैंपेनिंग है उसमें यूज़ कीजिए। उसमें यूज़ करोगे तो आपका जो कैंडिडेट है, जो आपका कैंडिडेट कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव कंटेस्ट कर रहा होगा, तो उसका जो एक्सपेंस होगा उसके अंदर में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है इलेक्शन एक्सपेंडिचर का जो डिटेल देना इलेक्शन कमीशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं उनका नॉमिनेशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सब हमको पता लगा कि किसी भी नेशनल पार्टी को 40 स्टार कैंपेनर्स मिलते हैं। इसके अलावा नेशनल पार्टी को सिंबल मिलेगा। तो सिंबल क्या शो करता है स्टूडेंट्स? सिंबल यहाँ पे शो करता है कि उनको अपने जो वोटर्स हैं उनको वो जो सिंबल है वो कम्प्लीटली वोटर्स के पास रहेगा सिंबल, उनको पता होगा कि हमारे कैंडिडेट का सिंबल क्या है। तो एवरी नेशनल पार्टी इज एलोकेटेड ए सिंबल एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर इट्स यूज़ थ्रू आउट द कंट्री। सिमिलरली हर एक स्टेट पार्टी के लिए भी एक सिंबल होता है, वो जो रिजर्व होता है उस स्टेट के लिए। तो वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज है। अगर हम बात करें कि जो रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पार्टी हैं उनके लिए एक सिंबल है जो उसको सेलेक्ट किया जाता है लिस्ट के अंदर में फ्री सिंबल के रूप में। और अगर हम बात करें कि कमीशन ने स्पेसिफाई किए हैं बहुत सारे जो सिंबल हैं वो रिजर्व सिंबल हैं। रिजर्व सिंबल उन्हीं के लिए हैं जो पार्टीज़ हैं उनके लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। तो कैंडिडेट्स को जो अनरिकॉग्नाइज पार्टी हैं उनको यहाँ पे अलग से सिंबल्स यहाँ जो लिस्ट में जो सिंबल्स बच जाते हैं उसमें से दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या शो करता है, अगर आप नेशनल पार्टी हो या स्टेट पार्टी हो रिकॉग्नाइज, तो आपको जो सिंबल है वो प्रॉपर रहेगा। लोगों को आपको बार बार बताना नहीं होगा कि इस बार हमारा जो सिंबल था वो चप्पल था, चप्पल के अलावा इस बार हमारा जो सिंबल है वो फूल है, अगली बार हमारा सिंबल टेबल है। तो इस तरीके से जो सिंबल हैं वो यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं जब भी आप कोई पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज होते हो, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे हमको जो इंडिया के अंदर नेशनल पार्टी जो रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो उनके लिए जो 3 इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं उनके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। स्टूडेंट नेशनल पार्टी अगर किसी भी पार्टी को बनना है तो सबसे पहले उसको 6% वोट लेने होंगे। 6% इफ़ इट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट मिनिमम। जनरल इलेक्शन के समय में जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो किसी भी पार्टी को 4 स्टेट्स के अंदर में 6% वोट सिक्योर करने होंगे।
कितने वोट स्टूडेंट्स? 6%। 6% वोट उसको 4 स्टेट्स के अंदर में सिक्योर करने होंगे। अगर इससे ज़्यादा में करे तो कोई बात नहीं है, पर मिनिमम 4 स्टेट्स के अंदर में उसको 6% वोट सिक्योर करने होंगे एट ए जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। और इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड इन एडिशन इट विन 4 सीट इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट्स और स्टेट। इसके अलावा क्या तो 4 सीट और इसके अलावा मिनिमम 4 स्टेट्स के अंदर 6% वोट उसको पोल किए गए हों तो उस पार्टी को यहाँ नेशनल पार्टी बना दिया जाता है। इसके अलावा अगर ये जो 4 सीट्स हैं ये एक ही स्टेट से भी जीत सकते हैं या ज़्यादा से भी जीत सकते हैं। अगर उसने ऐसा ना हुआ, फर्स्ट कंडीशन ना ही अप्लाई हो पा रही है, अगर उन्होंने जो 2% सीट हैं 2% सीट है लोकसभा की जनरल इलेक्शन की, वो सीट यहाँ पे जीत ली हैं। और ये जो 2% सीट जीती हैं वो 3 डिफरेंट स्टेट से जीती हैं, 3 अलग अलग स्टेट से। टोटल 2% सीट कैसे होती हैं स्टूडेंट्स? आप देखिए 545 हमारी जो सीट है, 545 का जो 10% होगा वो 1% होगा वो 5 के बारे में आप देखिए यहाँ पे 6 होगा। तो टोटल अगर हम बात करें कि वो 2% के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे अराउंड द 10 to 12 सीट्स आती हैं। 10 से 12 सीट हैं वो उस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को 10 से 12 उसके एमपी बन जाएं, और एमपी वो बने 3 डिफरेंट स्टेट से। ऐसे नहीं है कि एक ही स्टेट्स के अंदर उसकी प्रेजेंस है तो एक स्टेट के अंदर बन जाएं, ऐसा नहीं है, उसको 3 डिफरेंट स्टेट से वो बनने चाहिए। तीसरी इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि वो उसको 4 स्टेट के अंदर में स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाए। क्योंकि आप देखिए स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को जो स्टेटस मिल रहा है वो मिल रहा है नेशनल पार्टी का। तो नेशनल पार्टी तो किसी भी एक स्टेट से नहीं बनती है कोई भी पार्टी। अगर हम बात करें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे श्रोमणी अकाली दल है, श्रोमणी अकाली दल कहाँ पे प्रेजेंस है? पंजाब के अंदर में श्रोमणी अकाली दल का एक इनका जो एमएलए है वो जीता करते थे, रजौरी नाम से एक सीट है दिल्ली के अंदर, वहाँ से इनके एक एमएलए हैं, वो पहले अलायंस में होते थे, वो जीता करते थे। तो स्टूडेंट्स ये हमको जो ऐसे इस तरीके से आप देखिए कि एक पार्टी है उसका सिर्फ एक स्टेट के अंदर प्रेजेंस है तो वो तो कम्प्लीटली स्टेट पार्टी वाला ही रिकॉग्निशन हुआ। तो यहाँ पे मिनिमम 3 स्टेट या 4 स्टेट की बात की गई है, कम से कम 3 से 4 स्टेट में किसी भी पार्टी का प्रेजेंस होना चाहिए। इसलिए हर कंडीशन के अंदर ये सब रखा गया है। आप देखिए कि फर्स्ट कंडीशन की बात करें, लोकसभा के इलेक्शन के समय में उसने 6% वोट लिए हों कम से कम 4 स्टेट के अंदर में। इसके अलावा उसने 4 सीट जीती हों कहीं से भी, वो एक स्टेट से जीतो, 4 स्टेट से उसने 6% वोट ले लिए। दूसरी कंडीशन यहाँ बोलती है कि उसने 2% सीट जीत ली हो, बट वो 2% 3 डिफरेंट स्टेट से जीती हों, 3 स्टेट यहाँ पे होने चाहिए। इसके अलावा 4 स्टेट ऐसे हैं कि वहाँ पे उसको स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन हो जाए। इसी कंडीशन के थ्रू में आपको जानकारी होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी है जो बीएसपी पार्टी है ना, बीएसपी पार्टी, टीएमसी एआईटीएमसी तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी एंड एनपीपी ये नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है जिसको पहली बार नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। ये जो तीनों पार्टीज़ हैं, ये तीनों पार्टीज़ को जो नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है उसके बिहाइंड में ये जो थर्ड कंडीशन है, ये 4 स्टेट के अंदर में स्टेट पार्टी का इनको रिकॉग्निशन मिल चुका, इस वजह से इनको नेशनल पार्टी का स्टेटस है। तो स्टूडेंट्स हमको ये बात पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम जो पार्टीज़ हैं, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस के बाद में जो पार्टीज बचती हैं तो उनका जो बेसिकली यहाँ पे जो नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो इसी वजह से आया है क्योंकि वो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर में स्टेट पार्टी बन गई हैं। तो स्टूडेंट्स नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 3 कंडीशंस हैं। आपको 6% वोट हो, कम से कम आपका वोट प्रेजेंस शो करे कि हमको वोट है, सीट ना आए वो बात अलग है। इसके अलावा आप 4 से 4 एमपी बन जाएं आपके। दूसरा इसमें कि आपको 2% आपको एमपी बन जाए बट वो 3 डिफरेंट स्टेट से बने, तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि आप 4 स्टेट के अंदर में आप स्टेट पार्टी बन जाएंगे। स्टूडेंट्स इसके अलावा हम बात करें कि जो स्टेट पार्टी बनने के लिए यहाँ पे 4 से 5 कंडीशन हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो कंडीशंस हैं ये आपको पता होनी चाहिए, जो कंडीशंस क्या हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा 6% वोट है वो सिक्योर करे, वैलिड वोट हैं जो स्टेट के अंदर में जनरल इलेक्शन के समय में टू द लेजिस्लेटिव असेंबली
ऑफ द स्टेट कंसर्न इन एडिशन विंस 2 सीट इन द असेंबली। असेंबली के अंदर 2 सीट जीते। तो ये जो कंडीशंस हैं काफ़ी टफ हैं याद करने के लिए। तो अगर इनको याद करना है तो आपको प्रॉपर वे में इनको मेमोराइज करना होगा इन सब पॉइंट्स को। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जनरल इलेक्शन के अंदर उसको 6% वोट आए, पर लोकसभा के अंदर उनका एक MP बन जाए तो वो स्टेट पार्टी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो ये जो कंडीशंस हैं इन सबको आप याद रखना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि जो 5th नंबर कंडीशन है इसको 2011 में ऐड किया गया था। इफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो 8% वोट है वो सिक्योर करती है, टोटल वैलिड जो वोट गिरते हैं इन द स्टेट एट ए जनरल इलेक्शन टू लोकसभा फ्रॉम द स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली टू द स्टेट। कोई भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ या कोई भी स्टेट का, अगर हम बात करें कि जो जनरल इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है, उस टाइम में इलेक्शन हुआ तो उस टाइम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पे 8% वोट है वो सिक्योर करे। ये कंडीशन यहाँ पे ऐड की गई थी 2011 में। 8% अगर वो वोट उसको मिलते हैं तो उसको पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारा जो पॉइंट नंबर 5 था, जिसके थ्रू बहुत सारी पार्टीज हैं जिनको स्टेट पार्टी का स्टेटस मिला है, और स्टेट पार्टी का स्टेटस मिलने के साथ ही उनको नेशनल पार्टी 3 या 4 स्टेट के अंदर अगर वो स्टेट पार्टी बन जाती हैं तो उनको नेशनल पार्टी का यहाँ पे स्टेटस मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो पार्टीज़ हैं जिनको यहाँ पे स्टेट पार्टी का स्टेटस मिला है, नेशनल पार्टी का सॉरी, तो वो कौन कौन सी हैं, जिसमें भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी है, आपको पता होगा। इसके जो ऑनरेबल लीडर हैं मायावती हैं, जो काफ़ी अच्छा वो जिन्होंने इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप किसी दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि हमें गलत लगता हो, बट आप देखिए उन्होंने डिप्रेस सेक्शन के लिए वॉइस को रेज किया, उनके वो CM बनी है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क किया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा अभी प्रेजेंटली हमारी पावर के अंदर भी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, ये बेसिकली CPI एंड CPI-M है। एंड हम बात करें INC है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार की जो पार्टी है, जो महाराष्ट्र के अंदर जिनका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा TMC है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एंड NPP है, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये पहली पार्टी है नॉर्थ ईस्ट से जिसको यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का जो स्टेटस मिला है। तो स्टूडेंट्स, ये जो 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको यहाँ पे नेशनल पार्टी का स्टेटस है इंडिया के अंदर में। स्टेट पार्टी तो बहुत सारी हैं, हर स्टेट के अंदर हैं, आपको उनके बारे में तो ज़्यादा पता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पहले एक कंडीशन और हुआ करती थी 2014 के इलेक्शन से पहले। 2014 के इलेक्शन से पहले एक कंडीशन ये होती थी, हर बार जब इलेक्शन होता था तो उसकी पोल की परफॉर्मेंस पे यहाँ पे जो स्टेटस है वो दिया जाता था। बट आपको पता होगा कि 2014 के समय में एक सिंगल पार्टी उभरती है, भारतीय जनता पार्टी। तो उसी समय में जब सिंगल पार्टी आती है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिस समय में सिंगल पार्टी के रूप में उभरती है, तो उस समय में आपको स्टूडेंट्स एक पता होगा कि उस समय में इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक कंडीशन को चेंज किया। कंडीशन को क्या चेंज किया उन्होंने, ये कंडीशन ये चेंज की कि जो बेसिकली यहाँ पे एक पोल की परफॉर्मेंस पे जो स्टेटस है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा। 2 पोल की स्टेटस है, 2 पोल की परफॉर्मेंस है, उनका एनालाइज किया जाएगा। अगर वो कंटिन्यू डिक्लाइन हो रहा है तो स्टेटस को चेंज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो पोल की परफॉर्मेंस के बारे में चेंज आया। इसके अलावा इलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड कि इलेक्शन के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होती है, VVPAT क्या है, इन सब के बारे में हम एक वीडियो और बनाएंगे जो इलेक्शन प्रोसीजर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा नेशनल पार्टी के बारे में, हमने देखा स्टेट पार्टीज़ के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।